सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिष्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रश्मि गोयल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता उपाध्याय जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया तो उनका भी स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे चाइनीज एक्यूप्रेशर में, और हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रेटाइज 16 पर। पढ़ने का क्रम आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें। ट्रेटाइज 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये क्रम है रियल पढ़ने का। अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो ये वाला क्रम आप रखिए। 7 के साथ 16 को जरूर शामिल करिए, तभी आपको समझ में आएगा। हम लोग चर्चा करेंगे नए कंसेप्ट में, और हम लोग आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और तीसरी मेरिडियन कौन सी है? स्पाइरल। यस, स्पाइरल। हाँ, ताकि मतलब कम्युनिकेशन भी जरूरी है। स्पाइरल मेरिडियन, तो तीनों मेरिडियन का जो सोर्स है, सूत्र कहां से है? तो हम लोग जानते हैं कि 1995 में ये संस्थान हमारा डेवलप हुआ, शुरुआत हुई। 1905 के बाद 2000 तक हमारे यहाँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कोई नहीं मतलब मालूम नहीं था किसी को। 1975 के आसपास, 75 के आसपास, कोरिया के महान दार्शनिक जो प्रोफेसर पार्क जेबू, ये इन्होंने एक थ्योरी शुरू किया। इन्होंने कई थ्योरी बनाई, और ये लगभग 85 के बाद भारतवर्ष में आए, और जयपुर में इन्होंने अपना संस्थान बनाया। और उन्होंने जो थ्योरी दिया, तो वो थ्योरी जो भारतीय दर्शन में थ्योरी थी, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे, और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। ये जो सूत्र था हमारा, यानी ब्रह्मांड में जो कुछ है वो पुरुष में है, और वे पुरुष में जो कुछ है, जो भाव पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है। ये कंसेप्ट था। और जब पुरुष की बात कही उन्होंने, तो उन्होंने पुरुष की बात महापुरुष भी बता दिया, डिफाइन कर दिया कि खाद्य चेतना षष्ठा धातुवा पुरुष स्मृता, यानी जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और चेतना धातु हो, वो कहलाती है पुरुष। अब प्रोफेसर पार्कदेव ने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, और उन्होंने ये माना कि जब ब्रह्मांड से हम किसी शरीर के मनुष्य की तुलना कर सकते हैं, तो हम मनुष्य में भी ऐसी किसी चीज की तुलना कर सकते हैं जो हमारे शरीर का ही भाग हो। तो हाथों और पैरों में उन्होंने उस शरीर की तुलना कर लिया। ये एक थ्योरी बना दिया, उसको सुजोग थ्योरी कहा। और सु माने हाथ, जोग माने पैर, तो सुजोग थेरेपी के नाम से वो उनका। लेकिन उनका जो और कंसेप्ट था, तमाम उनके सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों के आधार पर 2000 के बाद जब जहां आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जब आयुर्वेद से निकला आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद में आयु प्लस वेद, यानी जिसमें आयु का, लाइफ स्टाइल का ज्ञान हो, वो हमारा आयुर्वेद था। तो आयु क्या है? तो उन्होंने कहा कि आयु भी डिफाइन कर दिया, आयुर्वेद में सब डिफाइंड है।
बिना डिफिनेशन के कुछ नहीं चल रहे। उन्होंने आयु डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि शरीर इंद्रिय सत्पात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गच्छानुबंधस्य पर्यायैरारु रुच्यते। वहां भी कहते हैं कि शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। तो आयु यानी लाइफ स्टाइल, आयु माने जीवन और जीवन की लाइफ स्टाइल, इनका ज्ञान जिसमें हो वो आयुर्वेद है। फिर आयुर्वेद में उन्होंने अपनी अपनी व्याख्या कर दिया, अपना डिफिनेशन। आयुर्वेद की डिफिनेशन भी आयुर्वेद में है। हिता हितम सुखम दुख मायुस्त हिता हितम और मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद उचित। वहां भी कह दिया उन्होंने। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो आयुर्वेद पर भारतीय दर्शन में आयुर्वेद था। तो आयुर्वेद में हम लोगों ने कहा कि भाई, प्रयागराज के इंस्टीट्यूट ने कहा, एस्पस ने कहा कि भाई हमको यहाँ भी करना चाहिए। तो खेमका सर ने एक विचार रखा कि हम लोग आयुर्वेद के सिद्धांतों को क्यों नहीं मानते हैं। तो वात पित्त कफ और खादिन यात्मा मन है कालो दिशा से द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, आकाश वायु अन्न जल पृथ्वी काल दिशा मन और आत्मा, ये उन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो यहाँ पर आयुर्वेद शुरू हुआ। तो 2000 के बाद आयुर्वेद शुरू हुआ। तो जो आयुर्वेद जब शुरू हुआ तो हमारे उसके पहले प्रोफेसर पारजी वो प्रवेश कर चुके थे, उनका सिद्धांत आ चुका था। तो इनके सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल मेरिडियन की रचना किया। उनके इस सिद्धांत के आधार पर इसको जब तक जानेंगे तब हम लोग उस पर बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। इसलिए मैंने इसको आपको बताने की कोशिश किया, कर रहा हूं। ठीक है, ये आधार ठीक है, ये आप लोग इसको जान जाएंगे। एक फंडामेंटल सिद्धांत है जो प्रोफेसर पारजीवो का है, जिसके आधार पर हम लोगों ने उसका रखा। तो यही हुआ। 75 के आसपास कोरिया के इन्होंने किया और उन्होंने तुलना किया हाथ पैर से और सुजोग थेरेपी बना, वही लिखा हुआ है। अब इसको सुजोग थेरेपी के नाम से जाना गया। टीसीएम में क्रांतिकारी कदम था। क्यों? शरीर में जो टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यहाँ पर सुई चुभ होते थे। अब अगर जानकारी नहीं हो, गर्दन में सुई चुभ हो और यहाँ पर सुई चुभ हो, तो इनमें अगर पॉइंट है और सुई चुभ हुई है बिना जानकारी के तो थोड़ा बेटर हो सकता है। तो इसलिए हाथों में लगाने से फायदा हो गया। दूसरा, भारतीय दर्शन में पुरुष नारी के उसमें है भाई कहाँ पर आप लगाएंगे तो नहीं लगा सकते, तो आप हाथों में पुरुष नारी को लगा सकता, नारी पुरुष को लगा सकता। तो ये सिद्धांत आवश्यक इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर अधिक सहूलियत हो गई, अधिक सुविधा हो गई और हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो इन्होंने हाथों पैरों में स्थापित कर दिया। ये उन्होंने एक्यूबिंद को वही कहा। अब दिस इज अ थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरी, ट्राई ओरिजिन थ्योरी है जो बहुत महत्व की है और ये सिद्धांत बहुत बड़ा है। और ये भी आप पढ़िएगा धीरे धीरे कि वही सिद्धांत है जो हमारे भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। हमारे भारतीय दर्शन में एक कंसेप्ट है, हम लोग कहते हैं ईश्वर, परमात्मा बोलते हैं, फिर हम लोग तो बोलते हैं आत्मा, कहते हैं हम लोग। तो आत्मा, पहले परमात्मा, फिर आत्मा, फिर हम लोग कह देते हैं हमारे देवताओं में उसको सृष्टि कर देते हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। बस ये सब इतनी 5 चीज याद रखिएगा, देख पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए। इन यांग का सिद्धांत बाइपोलैरिटी का सिद्धांत था। द्वैत, 2 चीजें थी, अस्तित्व में 2 चीजें हैं। कौन चीजें हैं? हम भी तो कह रहे थे द्वैत का सिद्धांत भारतीय दर्शन में क्या था? प्रकृति और पुरुष। हमने कहा एक प्रकृति है और एक पुरुष है। हमने कहा एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो हम भी द्वैत का सिद्धांत मान रहे थे। हमने कहा तो भगवान कृष्ण है और कृष्ण राधा है, और हमने कहा कृष्ण में राधा है, राधा में कृष्ण है। और यही इन यांग में सिद्धांत था। इनमें यांग है, यांग में इन है। तो द्वैत का सिद्धांत बाइपोलैरिटी सिद्धांत था, जो हम लोग कहते थे तत्त्वमसि। तत्त्वमसि माने वह तू है, यानी 2 आइडेंटिटी, दो सत्ताएं हैं, एक मैं और एक तू। तो ये 2 पोलैरिटी सिद्धांत के रूप में आया। नारी पुरुष जितने भी भाई ये सब पोलैरिटी सिद्धांत है। ट्राई ओरिजिन सिद्धांत थोड़ा सा और भिन्न है। ये ट्राई ओरिजिन एक्यूपंक्चर बाय पारजीवो की किताब है, उस किताब से हमने लिया है और इसको अपने शब्दों में हिंदी में, वो इंग्लिश में किताब है, हम लोगों ने हिंदी में लिखा है। तो इन्होंने सिद्धांत ने क्या कहा कि 3 प्रकट और एक अप्रकट, माने 3 तो दिखाई पड़ती हैं और एक सत्ता दिखाई नहीं पड़ेगी, और इन सत्ताओं के वजह से ही संसार
का जन्म हुआ है। यही संसार को बनाती हैं और यही इसी से संसार जन्म लेता है। संसार में जितने पदार्थ हैं, इस सिद्धांत के अनुसार इन्हीं शक्तियों से, इन्हीं जो सत्ता है, इन्हीं सत्ताओं की वजह से संसार की प्रत्येक वस्तुओं का रूप है। तो एक बल क्या था? एक बल उनका हेटेरो बल। अब आप लोग होमो हेटेरो पढ़ेंगे आप आगे चल के, वही है। एक बल हेटेरो बल है। तो हेटेरो बल क्या करता है? ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं इसको? डिफरेंट बोलते हैं इसको। इट इज डिफरेंट। डिफरेंट तो बोलना, तो हेटेरो वहां कह देते हैं। हेटेरो अलग अलग, डिफरेंट है, अलग है, पृथक है, भिन्न है। इसका जो डिफिनेशन वो है, शब्द क्या कहते हैं, अर्थ वो है, डिफरेंट है, अलग है, पृथक है, भिन्न है। तो ग्रीक भाषा में ये बल परिवर्तन में विश्वास करता है। ये कहता है कि हम परिवर्तन करेंगे, हम ऐसे नहीं रहना चाहते, हम चेंज करेंगे पूरी चीजों को। तो ये हेटेरो बल, नोट कर लीजिए, हेटेरो बल परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन हिमायती है, हम परिवर्तन चाहेंगे। दूसरा बल क्या है? दूसरा बल होमो बल है। ये कहता ना, ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं समान, सिमिलर। कहता ना ना ना, परिवर्तन का विरोध करूंगा, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे हम हैं वैसे रहेंगे, सब समान रहेंगे। परिवर्तन देखिएगा, हेटेरो में अलग अलग का मतलब क्या हुआ कि गरिमा बिष्ट दर्शन भट्ट से अलग है, मनोज जी से अलग है, अरविंद श्रीवास्तव से अलग है। ये कह रहा है हेटेरो बल, सब अलग अलग है। होमो बल कह रहा ना ना ना, हम सबको सिमिलर बना देंगे, परिवर्तन का विरोधी है। तो प्रत्येक वस्तु को और प्रत्येक घटना को अपरिवर्तित देखना चाहता है। कहता नो चेंज। ये चेंज क्या होगा? अब आप कल्पना करिएगा, आगे चल के बताएंगे आपको। तीसरी शक्ति क्या है? कहते ही नहीं भाई, ऐसे संसार तो नहीं चलता है कि सब बदल डालेंगे। वो कहा कि मैं सारे घर के बदल डालूंगा ना, ऐसा नहीं। कुछ बदलिए, कुछ मत बदलिए, दोनों में चेंज, सब सारी चेंज मत करिए, कुछ समान रहने दीजिए और कुछ अलग कर दीजिए, भिन्न कर दीजिए। तो ये एक ऐसे सामंजस्य, एक रिलेशनशिप का ना, कोहेसिव रिलेशनशिप, जिसको कहना चाहिए बैलेंसिंग पावर के रूप में है, जो न्यूट्रो बल है। नोट कर लीजिए, न्यूट्रो बल, बैलेंसिंग के लिए न्यूट्रो बल। लैटिन भाषा में इसको न्यूट्रो को बोलते हैं, ना यह ना वो। लैटिन भाषा में इस न्यूट्रो को बोलते हैं न यह न वह। अब आप भारतीय दर्शन की सोचिएगा, भारतीय दर्शन में कहते थे नेति नेति, न इति न इति, न ये न वो। तो हमारे जो दर्शन है, वो दर्शन फिलॉसफी देखिए, फिलॉसफी सब जगह एक ही है। तो लैटिन भाषा में न यह वो न वो कहते हैं इसे, और हम लोग नेति नेति कहते थे, न ये न वो। तो इसे इन्होंने कहा। तो तीन शक्तियां हो गई। ये बल होमो बल और हेटेरो बल के बीच संतुलन स्थापित करना चाहता है। ये क्या करता है? ये हेटेरो बल और होमो बल के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए दोनों बलों को नियंत्रित करता है और एक संतुलन और सामंजस्य स्थिति, बैलेंस करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है। ये दोनों के बीच में बैलेंस करना चाहता है। और दोनों के, हम लोग बोलते नहीं कि हम लोग किसी भी इक्विलिब्रियम में, किसी बैलेंस में विश्वास करते हैं, सब बैलेंस होना चाहिए। अगर इन और यांग से तुलना करें, तो जो चाइनीज इन यांग कह रहे थे, तो होमो को हम लोग इन कह सकते हैं और हेटेरो को हम लोग यांग कह सकते हैं। ठीक? तो होमो जो है इन हो गया और हेटेरो हमारा यांग हो गया। चाइनीज तो कह रहे थे केवल दो शक्तियां हैं, होमो, वो इन और यांग। उन्होंने कहा ना, केवल होमो और केवल हेटेरो बल से पूरा संसार, स्थायी संसार और व्यवस्थित सिस्टम वाला संसार नहीं एग्जिस्ट कर सकता। यहां चाहिए एक और सत्ता, होमो और हेटेरो के साथ साथ इनमें आपस में लड़ाई होती रहेगी। होमो कहेगा कि नहीं, हम परिवर्तन विरोधी हैं, हम नहीं परिवर्तन चाहते। हेटेरो कहेगा हम चाहिए, हम तो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इसलिए वास्तविक संसार में जीवन को गतिशील बनाने, सुव्यवस्थित रखने का कार्य एक न्यूट्रो बल, जो थर्ड बल है, सामंजस्य वाला, वो करता है। वो सामंजस्य लाता है दोनों के बीच में।
आपको इस थ्योरी पढ़िए, मजा आएगा, आनंद आएगा, बाद में देखिएगा। इसी बल के कारण, यही न्यूट्रो बल है जिसके कारण वास्तविक संसार में कुछ सब जो भी उत्पन्न हो रहा है इसी कारण हो रहा है और विकसित हो रहा है और पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। उत्पन्न होगा, विकसित होगा और पूर्णत्व को प्राप्त करेगा इसी न्यूट्रो के कारण। इन दोनों कारण नहीं हो सकता क्योंकि दोनों लड़ेंगे बहुत बुरी तरह से। ट्राइवर्जन का विचार मूल विचार है। क्या विचार क्या कहती है कि वस्तु, घटना और विकास में यही सिद्धांत, ट्राइवर्जन सिद्धांत मूल है। स्पेस में देखिए क्या मानेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन होगा। समय में मानिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन। शरीर के तीन भाग, सिर, धड़, पैर। हाथ पांव में तीन भाग, ऊपरी, मध्य और निम्न। तो इन्होंने कहा कि, प्रोफेसर पार्क ने कहा कि ट्राइवर्जन सिद्धांत तीन है, हमेशा तीन तीन है। ट्राइवर्जन तीन का ओरिजिन तीन है। अब ब्रह्मांड में देख कहा, ब्रह्मांड के घटक क्या है, एक मैटर है, मैटर होगा, और मैटर और ऊर्जा दो चीजें हैं। उन्होंने कहा था चाइनीज ने कि मैटर ऊर्जा दो चीजें हैं, द्रव्य जो पदार्थ जिसको कहा गया और ऊर्जा। उन्होंने कहा नहीं, ये ऊर्जा ज्ञान कौन कराएगा, वो ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान हेट्रोफोर्स है, ज्ञान के बिना कैसे मालूम कि ऊर्जा मैटर है या ये हो। तो मैटर भी हो और ऊर्जा भी हो और एक ज्ञान होगा। तो मैटर होमो है, स्थिर है, ज्ञान हेट्रो है जो व्यापक है, और ऊर्जा है न्यूट्रोबल। ठीक है, तो ये इस भौतिक संसार में पदार्थ के तीन रूप है। सॉलिड है होमो, सॉलिड माने होमो, गैसेस हेट्रो भूग रही है, और संतुलन स्थापित करने के लिए तरल, दोनों के बीच में उसमें गति कम है। हेट्रो में बहुत गति है, तुरंत गैस भाग जाएगी। ये मूवमेंट तो करेगा लेकिन कम मूवमेंट, बहुत तेजी से नहीं करेगा तरल, और वो ठोस क्या है, वो मूवमेंट करेगी नहीं। तो वो एक होमो हो गई, एक हेट्रो हो गई, और एक संतुलन के लिए तीन हो गया न्यूट्रोफोर्स। इसी प्रकार यदि किसी घटना के गुणों की बात करें तो क्या होगा, विस्तार होगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है, हेट्रो। संकुचन क्या है, होमो। और इक्विलिब्रियम क्या है, न्यूट्रो। एक मूवमेंट कर रही है, एक रुकी हुई है, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम है, वो हमारा जो है न्यूट्रोफोर्स है। सृष्टि क्रिएशन में क्या होगा, हेट्रो। सृष्टि जब क्रिएशन होगा तो क्या होगा, हेट्रो। मूवमेंट, हम विस्तार करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं सृष्टि को। डिस्ट्रक्शन माने होमो, और प्रिजर्वेशन न्यूट्रो। अब नोट करिए, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा सत्ता बताइए, हेट्रो। यस, सृष्टि कर रहे हैं। और शंकर क्या है, होमो, पालक, होमो। शंकर पालक नहीं है, होमो, कारक है। वो तो होमो बनाना चाहते हैं। होमो माने सब लोग समान, सब लोग समान कभी होंगे, जब कोई नहीं, सब लोग लेटे होंगे, तब जीवन नहीं होगा, स्पंदन नहीं होगा, तो सब समान होंगे। जब सब पृथक होंगे तो हेट्रो होंगे, सब में जीवन होगा तो सब अलग होंगे, सब अलग, सब आपके गुण होंगे, आपके सब विशेषताएं अलग होंगी, हमारी विशेषताएं अलग होंगी, सब अलग भिन्न। और जब जीवन नहीं तो सब होमो। तो इसलिए एक थर्ड प्रिजर्वेशन, विष्णु क्या करते हैं, पालक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन कंसेप्ट है, होमो, हेट्रो और न्यूट्रो के रूप में। न्यूट्रो है हमारे विष्णु, होमो हमारे शंकर, और हेट्रो हमारे ब्रह्मा। ये कंसेप्ट है, और ये उसको उन्होंने अपनी थ्योरी में डाला। अब चलिए आगे चलें, हम लोग इसको सुन के पढ़ेंगे तो आगे आपको कंसेप्ट वाला क्लियर हो जाएगा, जो जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। इस बल का मूल स्वभाव शर्तहीन परिवर्तन है, नो नथिंग, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल चेंज। हम चलेंगे, मूवमेंट करेंगे, सभी के लिए है। स्पेस और टाइम दोनों के परिप्रेक्ष्य में, स्पेस में भी और टाइम में दोनों भी दो तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। कैसे, स्पेस में उसकी स्थिति परिवर्तन हो जाए। देखिए, स्पेस में कोई चीज है तो वो अगर स्पेस में
है तो यहां से यहां हट जाए तो भी तो परिवर्तन है। तो प्रत्येक वस्तु की स्थिति इस तरह बदलती है जो हेट्रो बल के कारण है। तो यही हेट्रो फोर्स उसको चेंज करता है। किसी भी विशालकाय स्थिर बल में भी गति होती है। सूर्य भी अगर अपने है तो उसमें अंदर भी कोई गति होगी ना। हमारा शरीर स्थिर है लेकिन गति हो रही ना कहीं। हार्ट फंक्शन कर रहा है, लंग्स फंक्शन कर रहा है, लीवर फंक्शन कर रहा है, तो गति तो है। भले हमको स्थिर दिखाई पड़े, हम खड़े हों, हम लेटे हों, सोए हुए हों, तो भी तो गति है। तो ये कारण जो है वो स्पेस में ये परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से। इसके सूक्ष्म कण भी और उसके समग्र रूप में भी स्पेस में होती है। तो अंदर परिवर्तन भी हो रहा है और यहाँ पर क्या है, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम भी तो चेंज हो रहा है। जो वस्तु एक स्पेस में है उसमें एक समय में है, अगले समय में वो नहीं है, टाइम में परिवर्तन हो। तो वस्तु के आकार, स्वरूप, आयतन, परिमाप में परिवर्तन, ये भी हेट्रोबल है। उन्नति, विकास, विस्तार को जन्म देता है यही बल। हेट्रोबल उन्नति, विकास, विस्तार को जन्म देगा। इस प्रक्रिया में अनेक वस्तु, किसी वस्तु के अनेक कण पृथक होते हैं। मेटाबॉलिज्म तो हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, कुछ नए जुड़ते हैं। तो पहले कैटाबॉलिज्म ब्रेक होगा, फिर सिंथेसिस होगी, कुछ मिलेंगे, एनाबॉलिज्म होगा और उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कह देंगे। तो ये कारण इसी की वजह से, हेट्रोबल के कारण। हेट्रोबल चेंज हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, फिर परिवर्तन आया, फिर उसमें नई चीज आ गई, नई बन गई। ये विचारणीय है कि वास्तविक संसार में कोई भी दो वस्तुएं घटना समान नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी दो चीजें कभी समान नहीं हो सकती, कितना भी सामने आपको दिखे, नहीं समान है। जैसे हाइड्रोजन के दो अणु भी समान नहीं है। हाइड्रोजन के दो अणु कहें तो समान नहीं है क्योंकि स्पेस में उनकी स्थिति समान नहीं है। एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, यहां है। तो आप दोनों अणु बराबर है, एक ही एटम वाले हैं, लेकिन एक उसको एक एटम होगा, एक अंदर प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन, सब कुछ होगा, लेकिन दोनों में स्पेस में तो अंतर है, इसलिए कोई समान नहीं। इस प्रकार हेट्रोबल सदैव परिवर्तन पर बल देता है, स्थिर नहीं रहता, अनिश्चित रहता है और अव्यवस्था को जन्म देगा। जो व्यक्ति स्थिर नहीं रहेगा, जो हमेशा चलता रहेगा, वो कैसे व्यवस्था को जन्म देगा? व्यवस्था के लिए तो रुकना भी आवश्यक है। तो ये हेट्रोबल इसलिए अपने में आप में पूर्ण नहीं हो सकता। होमोबल, इस बल का स्वभाव शर्तहीन अपरिवर्तन है। ये कहता अनकंडीशनल, नो चेंज, देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल। ये उसी स्थिति में या समान स्थिति में रहना चाहता है। कहता भैया हम ऐसे ही हैं, ऐसे ठीक है। ये अगर हेट्रोबल किसी प्रक्रिया को जन्म देना चाहता है तो होमोबल उसका विरोधी करता है। नहीं होने देंगे, आप ये होने नहीं देंगे, आप बढ़ रहे हो, हम आप बढ़ने नहीं देंगे। ये प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। हेट्रो अगर सकारात्मक है, सक्रिय है, तो होमो नकारात्मक है, निष्क्रिय है। दिस इज डिफरेंस। अगर वो सब उसको सकारात्मक मान ले तो ये नकारात्मक है और निष्क्रिय है। होमोबल चाहे हेट्रोबल की गति को रोक ना सके, लेकिन रोकने का पूरा प्रयास करेगा, सीमित करने का पूरा प्रयास करता है। यानी अगर बहुत तेज गति हो रही हो तो होमोबल मान लीजिए नहीं रोक पा रहा है, 120 किलोमीटर की गति से कोई जा रहा है, होमोबल नहीं रोक पा रहा है, तो उसको 80 तो कर ही देगा। तो यानी उसकी स्पीड को घटा देगा। ये होमोबल का काम है। होमोबल परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद अर्थात धीमा करेगा। इससे वास्तविक संसार में, अब आप देखिए रिजल्ट, इससे वास्तविक संसार में परिवर्तन इतनी सहजता या तीव्रता से नहीं होते, वरन धीरे धीरे काफी सोच विचार के साथ होते हैं। कदाचित होमोबल के कारण ही गर्मी से अचानक ठंडी आती है, नहीं, धीरे धीरे आती है। ठंडक से अचानक गर्मी नहीं आती, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। बारिश हो जाती है, अचानक कोई चीज नहीं होती, धीरे धीरे आती है। इसलिए मौसम में परिवर्तन भी होमो और हेट्रो के सहयोग की वजह से धीरे धीरे होता है। अन्यथा होमो कहता, हेट्रो कहता मैं रोक दे रहा हूं। होमो बल समानता के नियम के लिए संघर्ष करता है, कहता है कि एवरीवन शुड बी यूनिक, नो सेम। वास्तविक संसार में प्रत्येक वस्तु, घटना, व्यक्ति में मूल रूप में समानता है।
अब उन्होंने क्या कहा समानता कैसे, कहा सभी जड़ चेतन की इकाई जो सेल है ये समानता का सिद्धांत है। सेल सब में है, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन सेल तो है, तो ये भी समानता का सिद्धांत है। सेल एक समान संरचना है, उसी प्रकार सभी वस्तुओं में एटम सब समान रूप में है, तो एटम भी तो है, तो एटम सब में है इसलिए समान है। व्यक्तियों को आपस में संबंध बनाने, उन्हें मिलाने में यह अहम भूमिका का वहन करता है। कुछ समानता तो है, हम लोग पढ़े हैं ना, समान विशेष, सामान्य विशेष, तो कुछ हम लोगों में विशेष, सभी विशेष थे, एक कुछ सामान्य तो हम में है, जो फिर अलग अलग बांटे गए कि वो पशु है, वो पेड़ है, वो पौधे हैं, वो नारी है, वो पुरुष है, कोई समानता तो दिखी, तो वो समानता का सिद्धांत इस पे लागू हुआ। नहीं तो सब अलग अलग होते, सब अलग, सब विशेष थे, लेकिन कुछ समानता होने के कारण सबको सामान्य और विशेष में बांटा गया, इसी सिद्धांत के आधार पर। होमोबल सभी चीजों को अपने मूल रूप में आने के लिए प्रयासरत रहता है, कहता भैया आइए, फिर आ जाइए। तो इसलिए वास्तविक संसार में सभी चीजें, घटनाएं पुनरावृत्ति के नियम से बंधी हुई है। कह रहा हम सामान ला देंगे, तो बारिश हुई, फिर ठंडक आ गई, तो गर्मी आ गई, तो फिर बारिश आनी पड़ी, पुनरावृत्ति, पुनः पुनः वही आ गए। अदरवाइज फिर अगर आगे बढ़ना होता तो हेट्रो तो आगे बढ़ाती ले जाती। होमो ने उसको रोक दिया, कहा ना फिर आइए, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी, फिर ठंडक आएगी, ये क्रम लगातार चलता रहता है। और दूसरा, तेजी से घटनाएं बदलती नहीं है, नहीं तो तेजी से हेट्रो सक्रिय होता, तेजी से बदल देता ना। कोई भी घटना आप देख लीजिए, संसार की कोई भी घटना, पुनरावृत्ति नियम, ऊपर अगर लहर जाती ऊपर तो नीचे आना पड़ता उसको, फिर नीचे से ऊपर जाती है। तो ये जो पुनरावृत्ति, ये पुनरावृत्ति का नियम है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अदरवाइज ऊपर जाती तो ऊपर ही चली जाती हेट्रो की से। नहीं, होमो ने उसको बाध्य किया नीचे आने के लिए, फिर हेट्रो पढ़ी। तो ये जो नियम है वो वृत्त, इसीलिए वृत्तीय बनाने का, सर्कुलर बनाने का कोशिश करता है। होमोबल प्रत्येक नए परिवर्तन को रोकना चाहता है, कोई परिवर्तन ना हो ये चाहता है भाई, रोक नहीं पाता, हो सकता है कोई रोक ना पाए, मैं कोशिश करूं, मैं रोकना चाहता हूं, मैं रोक भले ना पाऊं, लेकिन मैं परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद कर दूंगा। मुझे इतना साहस नहीं है या शक्ति नहीं है कि मैं रोक पाऊं, तो मैं उसको मंद कर दूंगा। तो संकुचन, एकीकरण, संघनीकरण, साधारणीकरण, जो समानता, ये जो शब्द है, ये इसी होमोबल के प्रतिरूप है, उसी के पर्यायवाची के रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं। इसीलिए जीवित प्राणियों में यह क्षरण और मृत्यु लाता है। हेट्रो माने बचपन से आप डेवलप किए, और डेवलप करने के बाद आप बढ़ गए और हुए, और आपको क्षरण, आपको ओल्ड एज में क्षरण हुआ और आपकी मृत्यु हो गई। तो ये वही होमोबल है जो आपको मृत्यु लाने की कोशिश करता है, ताकि सभी जीवंत प्रक्रिया रुक जाए, सभी चीजें समान हो जाए, क्योंकि मृत्यु होने पर शरीर केमिकल क्यूब में परिवर्तित हो जाएगा, और सभी चीजें, सभी जीवित प्राणी, जो अंतर था, जो आपके अंदर क्वालिफिकेशन थी, जो आपके अंदर विशेषताएं थी, जो आपके अंदर गुण थे, समाप्त हो। अब एक बल और की कल्पना करिए। अब एक न्यूटो बल है, न्यूट्रो नहीं, न्यूटो, वन इज न्यूटो बल। अब आप कोशिश करिएगा सोचने की, आत्मा परमात्मा के रिलेशनशिप में, ये बल एक अदृश्य, अप्रकट, सर्वव्यापक, सर्वसमाहारी मूल शक्ति है। ये अदृश्य है, वो तो ये अदृश्य है, अप्रकट है, प्रकट नहीं करता अपने को, सर्वव्यापक है, सब जगह छाया हुआ है, सर्वसमाहारी, सबको समावेशित किए ये है। और ये क्या करता है, वो जीरो, ये जो एक जीरो, अब देखिए याद करिएगा, तम और तब के बाद सृष्टि, याद करिएगा उसको, जीरो। उन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर पार्क देबू ने जीरो संसार और वास्तविक संसार का नाम दिया, उन्होंने उसको कहा। उन्होंने क्या कहा कि जीरो संसार और वास्तविक संसार, हम लोगों ने क्या कहा था, याद करिए, तम और बोलिए,
तम के बाद क्या कहा था हम लोगों ने? तम के बाद सृष्टि ना, तो वही है। तो जीरो संसार से वास्तविक संसार के बीच एक सेतु है, ये बल। वास्तव में ये, अब ये जीरो संसार वास्तव में क्या है? तम का प्रतिरूप है। हम लोग अपने भाषा में कह रहे हैं कि तम का प्रतिरूप है, वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये बल जीरो संसार से वास्तविक संसार को बनाने के लिए कार्यशील है, और जीरो संसार तथा वास्तविक संसार के बीच के द्वार को खोल देता है। अब इसने क्या किया, इस बीच के द्वार को, जो द्वार था, वास्तविक संसार इधर है और तम इधर है, तम से इस द्वार को खोल दिया। तो खोल दिया तो क्या, वास्तविक संसार में आगे तुरंत चलने लगे। तो वास्तविक संसार की रचना इस द्वार को खोलने से हुई। इस द्वार से सर्वप्रथम कौन निकला? हेट्रो। दौड़ता हुआ चला गया। उसने कहा कि हम तो परिवर्तन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ तम से दूर हो जाए, हम इनके पास नहीं रहना चाहते, हम चेंज लाना चाहते हैं। तो वो परिवर्तन चाहता है, तो भागने लगा और चीजों को परिवर्तित करने लगा। फिर इसी जीरो संसार से क्या हुआ, इसी द्वार से होमोबल निकल रहा है, और ये परिवर्तन के विरोधी है। तो इसने कहा ना, आप लौटो, मैं आपको रोक रहा हूं। तो रोकने लगा। तो इस दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा। अब न्यूटो बल स्वयं किसी परिवर्तन प्रक्रिया और प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। जो हमारी आत्मा है वो किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, वो केवल देखती रहती है। तो जीरो संसार भी वास्तविक संसार के साथ कायम है, दोनों कायम है, तम भी है और सृष्टि भी है। न्यूटो बल, ये जो बल है, थर्ड बल, प्रत्येक स्थान और समय में जीरो संसार और वास्तविक संसार में विद्यमान है। ये आत्मा हमेशा विद्यमान है, तम में भी विद्यमान थी और सृष्टि में भी विद्यमान है, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होती। ये बल स्वयं में निर्विकार है, स्वयं को प्रकट नहीं करता, देखता रहता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये आत्मा है। तो प्रत्येक घटना को, प्रत्येक वस्तु को निर्लिप्त भाव से देखता है, उसमें बाधा नहीं देता, उन्हें रोकता नहीं है। इस बल की उपस्थिति मात्र से वास्तविक संसार में सभी कार्यकलाप होते हैं। आत्मा सब काम करती है। वो क्या है? वो आत्मा क्या है? आत्मा आपके शरीर में होने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के लिए जिम्मेदार है। वही, अब ये जो दर्शन में, ये जो जीरो संसार में है, परम सत्ता ये है कि परम सत्ता का रूप क्या है? आत्मा परमात्मा का रूप है ना, उसी का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो ये जो परम सत्ता है ये निर्विकार है, और ये जीरो संसार से इस मार्ग बोल रही है। और इसको न्यूटो बल जो है, ये उसके एग्जिस्टिंग, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक शब्द लिया था, एग्जिस्टिंग फोर्स। उन्होंने कहा था एग्जिस्टिंग फोर्स। तो जो एग्जिस्टिंग फोर्स थी वो परम सत्ता थी। न्यूटो बल उसका प्रतिनिधि है, जो हम लोग कहते हैं परम सत्ता और उसका प्रतिनिधि। तो परम सत्ता के रूप में ही तो उसका वो है। हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं ना, तो वही परम सत्ता के रूप में है और हमारे कार्य को करती रहती है, कराती रहती है। न्यूट्रो बल, ये बल एक स्थायी व्यवहारिक अस्तित्व देने के लिए समन्वयकारी बल है, दोनों को बैलेंस करता है। बल होमो और हेट्रो बल के संयुक्त प्रभाव के कारण सत्ता में आया। इसको लाना पड़ा इसलिए कि कोई चीज ऐसा भी ना हो कि बहुत परिवर्तन हो, और कोई चीज ऐसा भी ना रुक जाए। तो इसको बीच में दोनों को सामंजस्य के लिए लाना पड़ा। ये सभी के गुणों को समाहित करता है। देखिए, पावरफुल। अब आप इसको नोट करिएगा, मैं आपको इशारा करने जा रहा हूं। आपका एक तीसरा है, बोलिए। एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल तीसरा, और स्पाइरल। तीसरा हॉरिजॉन्टल स्पाइरल। बस। अब थोड़ा समझ धीरे बता हम जा रहे हैं। ये बल, न्यूट्रो बल, होमो बल और हेट्रो बल के संयुक्त प्रभाव के कारण सत्ता में आया और सभी के गुणों को अपने में समाहित कर रहा है। अभी धीरे धीरे जोर करिए। स्पाइरल क्या है?
कॉम्बो ऑफ बोलिए, कॉम्बो ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड Homo and vertical. वर्टिकल। इसलिए हेट्रो बल की तरह तीव्र हो सकता है, गतिशील हो सकता है, होमो बल की तरह मंद हो सकता है। ये दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर रहा है। ये विष्णु है, शंकर जी को भी उसी तरह बांधे हुए हैं, ब्रह्मा जी को बांधे हुए हैं। धीमा हो सकता है और न्यूटन बल की तरह शांत हो सकता है। देखिएगा तीनों के बल की रह रहा है। न्यूटन माने आत्मा, आत्मा के बल को यानी परम सत्ता की तरह शांत निर्विकार हो सकता है, तेज हो सकता है, धीमा भी हो सकता है। इसके अलावा इसके अपने गुण हैं। ये वास्तविक संसार में अनेकता में भी सारे संसार को एक अस्थायित्व, स्थिर स्थिति को देने के लिए जिम्मेदार भी है और प्रयत्नशील भी है। केवल ये नहीं कि जिम्मेदार है, ये प्रयत्न भी करता है कि सारा संसार ठीक से चले और सब संसार में सारी गतिविधियां होती रहे। परम आत्मा सत्ता न्यूटन बल के माध्यम से, न्यूट्रल बल के रूप में, न्यूटन बल में आत्मा बल के माध्यम से न्यूट्रल बल के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसलिए न्यूटन बल की परम सत्ता के रूप में प्रतिनिधि या अंश आत्मा के रूप मान सकते हैं। न्यूटन बल को हम लोग क्या है, परम सत्ता के या परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। यही न्यूट्रल बल संसार में जीवन का परिचालन बनाने में सहयोगी है। यही थर्ड फोर्स, परम आत्मा का निवास न्यूट्रल बल में है। परमात्मा यही निवास करती है न्यूट्रल बल में। क्यों? क्योंकि यही तीनों सत्ताओं को अपने में समाहित किए हुए है और न्यूट्रल बल के माध्यम से अपने गुणों को प्रकट करती है। कौन गुण है? दया। न्यूट्रल बल के माध्यम से जो परम सत्ता क्या है? दया। परम सत्ता की क्या गुण है? दया है, प्रेम है, सहायता है, सहयोग है, संस्कार है, संस्कृति है, सद्गुण। यही चाहता है ना भगवान, बड़ा दयाशील। हम कहते नहीं हे दयालु, करुणा कृपालु बोलते हैं ना, उनको कृपालु बोलते हैं ना, कि हे कृपालु, ईश्वर को बोलते हैं हम लोग, कृपालु हो तुम, दयावान हो, तुम्हारे दया करो हम पर, कहते हैं ना। तो वही कंसेप्ट है न्यूट्रल बल, क्योंकि दोनों होमो और हेट्रो बल के मध्य संतुलन करता है। उसके कार्य एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के तहत चलते रहते हैं, ऑटोनॉमिक सिस्टम की तरह करते रहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में सामंजस्य ला रहा है। इसलिए नॉर्मल उचित रूप में कोई कार्य प्रकट नहीं होता, कोई कार्य हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कार्य हो रहा है। संकुचन भी हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है, आराम भी हो रहा है, श्रम भी हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है, और सामान्य ढंग से सारे काम होते रहते हैं इसी के बल की वजह से। क्या हुआ? थकान आ गई? बोलिए। बस बहुत नहीं है, 5-7 मिनट का और काम है, थोड़ा समझा ताकि समझ जाए कि हम लोग इसी के बेसिस पर हम लोग आगे चल। बोलिए एनी पर्सन। दर्शन जी सर, चलो कंटिन्यू कर। बस 5-7 मिनट काम हो रहा है। थोड़ा सा नई चीज है तो मतलब थोड़ा आत्मसात करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। और इसी सब वो कंसेप्ट हम बताना चाहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि प्रोफेसर पार्कजेविक के सिद्धांत के अनुरूप। तो अब सिद्धांत तो ये है, हम लोग उस किताब में नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। परम सत्ता ने, देखिए उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग फोर्स, तो वो यहाँ पर मान लीजिए है ऊपर आकाश में, जहां समझ लीजिए परम सत्ता ने सर्वप्रथम न्यूटो बल निर्मित किया। न्यूटो जो परम सत्ता की छाया मात्र थी। न्यूटो के अस्तित्व में आने पर जीरो संसार तम और वास्तविक संसार के मध्य एक दीवार आभासी बन गई। उसने क्या किया? परम सत्ता ने, परमात्मा ने एक न्यूटो बल क्रिएट किया। ये न्यूटो बल आत्मा के रूप में मान सकते हैं हम लोग उसको। तो जीरो संसार मतलब तम और वास्तविक संसार जो सृष्टि है, दोनों के बीच में एक दीवार हो गई। इस बाउंड्री लाइन जो है, यानी सीमा रेखा से हेट्रो बल निकला, जो संसार में परिवर्तन कर रहा था, विकास कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, विस्तार चाह रहा था। ये जीरो संसार से दूर जाना चाह रहा था। ये कह रहा था हम रुकेंगे नहीं, हम बहुत परेशान हो गए यहाँ इस घर में रहते हुए। तो ये जो तेजी से प्रक्रियाएं शुरू किया उसने, सारे फंक्शंस बहुत तेजी से होने लगे।
इसकी कार्य की गति को रोकने के लिए इस कार्य करने की गति से चिंतित और संसार में समरूपता लाने के उद्देश्य से परम सत्ता ने होमो फोर्स क्रिएट कर दिया। कहा कि अरे ये तो ठीक नहीं है, ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो होमो फोर्स भी उसी बाउंड्री से लेंगे, उसी तम से निकला, और तम से निकलने बाद क्या किया, इसने जो उसका विकास था, गति था, परिवर्तन था, उसको रोकना चाहा, काम रोक दीजिए, व्यवधान देना चाहा, तो गतिरोध हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। अब जब लड़ाई शुरू हो गई तो क्या हुआ, इस प्रकार फिर परम सत्ता ने क्या किया, स्थायित्व कायम करने के लिए परम सत्ता ने न्यूट्रो बल का सृजन किया। न्यूट्रो बल, न्यूट्रो नहीं, न्यूट्रो। इसमें न्यूट्रो, होमो, हेट्रो सभी के गुणों का समावेश किया गया। न्यूट्रो बल ने होमो और हेट्रो बल के, न्यूट्रो ने होमो और हेट्रो के परस्पर विरोधी प्रभाव को एक नियंत्रित दिशा दे दिया और एक स्थायी और लयबद्ध संसार की रचना कर दी। अब देखिए कैसे परम सत्ता ऊपर है, एक लाइन बाउंड्री लाइन है, इसको देख लीजिए, बाउंड्री लाइन दिखाई पड़ रही है आपको, यहाँ लिखा न्यूट्रोबल, जीरो संसार, वास्तविक संसार दिया, उसके बीच में बाउंड्री लाइन है। तो परम जीरो संसार माने तम, और ये वास्तविक संसार माने सृष्टि, तो न्यूट्रोबल बीच में है। और इसने क्या किया, होमो एक तरफ है, एक तरफ हेट्रो है, और एक तरफ न्यूट्रो है। तो तीन सत्ताएं, ये तो तीन सत्ता, वैसे चार सत्ताएं हैं, लेकिन अल्टीमेटली पांच सत्ता है, परम सत्ता भी है और न्यूट्रोबल भी है, होमो भी, हेट्रो भी, न्यूट्रो है, लेकिन ट्राइवर्जन थ्योरी है। तो इस दोनों में एक तरफ होमो निकला, एक तरफ हेट्रो निकला, दोनों के सामंजस्य से ही न्यूट्रो बना। इसी को, आकृति को धीरे धीरे आप परिवर्तन कर रहे देख लीजिए, यही देखिए, एक सिंगल पॉइंट था, क्या था, सिंगल पॉइंट न्यूट्रो, सिंगल पॉइंट न्यूट्रो, एक लाइन है, एक सिंगल लाइन जो लंबी लाइन होगी वो हेट्रो, वो सीधे लीनियर डेवलपमेंट है। प्लेन वाला जहां हुआ होमो, रोकना चाहना, एक तरफ का यूं कर मुड़ेगा, अभी देखिएगा प्लेन में। और आपका इसमें क्या हुआ, ये वाला पूरा सॉलिड के रूप में होगा न्यूट्रो फोर्स, पूरा तीनों का सामंजस्य किया। न्यूट्रो केवल एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा हेट्रो की उत्पत्ति हुई सीधे रेखा में, दो काटती हुई रेखाओं से एक प्लेन निर्मित हुआ, 2 डायमेंशनल होमो, फिर 3 डायमेंशनल हो गया स्पेस जो न्यूट्रो की उत्पत्ति हुई। इस तरह बना। ट्राइओरिजिन मॉडल में न्यूट्रो के जन्म के साथ प्रकाश, मॉडल कैसे आया, न्यूट्रो ने जब जन्म लिया तो प्रकाश में आया। इसमें दो सत्ता पोलर थी, कौन से है, एक होमो और हेट्रो, अलग अलग थी। दो सत्ता उदासीन है, न्यूट्रो उदासीन है, न्यूट्रो उदासीन है, दोनों को समाहित किए हुए है। ये इसी को बिग बैंग थ्योरी के पूर्व का सिद्धांत माना गया। उन्होंने माना कि ये बिग बैंग थ्योरी जो है उसमें उसके पहले एक सिद्धांत है। तो इस तरह उन्होंने चित्र में होमो, हेट्रो, न्यूट्रो इस तरह चार में कहा है। अब इसको परिणति क्या है आगे देखिए, ये इस तरह लीनियर डेवलपमेंट है उनका, ऐसे बताया है। और जो आपको बताना चाह रहा हूं वो आगे तो पढ़िएगा आप लोग। ओम में देखिए, भारतीय दर्शन में ओम बिल्कुल ट्राइवर्जन के विचार को दर्शाता है। उन्होंने खुद कहा ओम में जो पॉइंट है ऊपर लिखा हुआ है ना, पॉइंट देखिए, दिखाई पड़ रहा है वो लाल में, सबको दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। जी सर। ओम जो है मनन करते व्यक्ति की चेतना है। न्यूट्रो जो एक सीधी रेखा बना रही है वो हेट्रो है। एक जो सर्किल बन रहा है, देखिए ओम का सर्किल बन रहा है, वो है होमो, रोक रहा है उसको, वो यूं जा रहा था उसको रोक दिया। और जो ये बना हुआ है, ये आपका 3 का अंक की तरफ जो बना हुआ है स्पाइरल है, यूं यूं यूं, ये तो स्पाइरल होता है, ऐसे तो स्पाइरल होता है, यूं 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 स्पाइरल। तो जो 3 का अंक दिखाई दे रहा है वो स्पाइरल है। तो इसलिए ओम को हम लोग मानते हैं कि बहुत बड़ी थ्योरी है जो ट्राइवर्जन थ्योरी के कंसेप्ट मानती है। उन्होंने खुद कहा, हम लोग नहीं कह रहे, उन्होंने कहा कि ओम में सारी चीजें हैं। न्यूट्रो का आकार सबसे बड़ा है, ये उसके महत्व को दर्शाता है।
उन्होंने सब सारी चीजों को डिफाइन कर दिया। प्रोटॉन होमो है, इलेक्ट्रॉन हेट्रो है, और न्यूट्रॉन और जो है न्यूट्रो है, और एंटी न्यूट्रॉन जो न्यूट्रो है वो एंटी न्यूट्रिनो है। वो सब उन्होंने सब सारी चीजों को इसी तरह रूप दे दिया। उन्होंने कहा, ये भी कह दिया कि उन्होंने कहा जब आप व्यक्ति अकेला है, देखिए ये मैं सिद्धांत से कह रहा हूं कि इसी पर डेवलप हुआ कि सीनियर जो लीनियर डेवलपमेंट है वो क्या है, हेट्रो। हेट्रो। तो वर्टिकल लाइन किसको शो कर रही है, हेट्रो। हेट्रो को। तो वो क्या, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल मेरिडियन। वर्टिकल मीडियन। वर्टिकल। तो वर्टिकल मीडियन जो है वो हमारी हेट्रो है, ठीक है। ये क्या है हमारा, होमो, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीडियन। ये मूव कर दी ना यूं गोलाकार, ये इसको रोक दे रही ना, कोई मूवमेंट हो रहा सीधी रेखा में उसको रोक दे रही है। तो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल मीडियन। ये क्या है हमारा, होमो। इसीलिए होमो माने इन ऑर्गन को नीचे रखा हुआ है, वर्टिकल को ऊपर रखा हुआ है। और तीसरा क्या है, स्पाइरल। देखिए स्पाइरल, यूं जिगजैग जिगजैग जिगजैग, है ना, ऐसी स्पाइरल है, यूं जाती है, आगे आगे जाएगी, यहां से चली जाएगी यूं, फिर चली जाएगी यूं, फिर चली जाएगी यूं, फिर चली जाएगी यूं, ऐसे आती है ना। तो जिगजैग वे में जो है वो स्पाइरल है। इन तीन सत्ताओं की वजह से ये हमारा बना वर्टिकल, हम लोगों ने माना हेट्रो, हॉरिजॉन्टल माना होमो, और स्पाइरल माना हमने न्यूट्रो। इसीलिए जो बीच वाला मेरिडियन वाला पॉइंट है वो मोस्ट पावरफुल है, मिडिल पॉइंट। क्यों, क्योंकि न्यूट्रो सबसे बड़ी पावर है, दोनों के को समाहित किए हुए है। इनमें होमो भी है, हेट्रो भी है, दोनों को समाहित करने के कारण ये फोर्स सबसे बड़ी फोर्स है, वो उसमें लाई गई। जब आप अनमैरिड हैं तो यू आर हेट्रो, जब आप मैरिड हैं देन यू आर होमो, जब आप सोशल हैं देन यू आर न्यूट्रो, और जब आप ओम जय जगदीश बोल रहे हैं तो आप न्यूट्रो हैं। एक ही व्यक्ति के चार रूप में, इस पूरे संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने कहा सब डिफाइन कर दिया, कहा कि ये ऐसा है, ऐसा, चारों इसी मॉडल में। आप अकेले हैं तो आप अंदर घर में रहना नहीं चाहते, याद करिए, यहाँ घूमना वहां घूमना, वो बोल देते ना क्या अभी तो कुछ नहीं, अभी तो घूम, है ना। मैरिज लाइफ में आ गए तो आप बंद गए, तो आप होमो, एक कंट्रोल हो गए, सीमित हो गए। फिर जो सोशलिटी है वो दोनों कॉम्बिनेशन है, आपके पर्सनल लाइफ और आपके जो इंडिविजुअल लाइफ था आपका, उन दोनों की कॉम्बिनेशन है सोशल लाइफ। और जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है वो ईश्वर परमात्मा के लिए वो आपका न्यूट्रो है, चिंतन वाली, जिसमें आप अपने को, तो एक व्यक्ति इन्हीं कई रूपों में एग्जिस्ट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति चारों रूपों में एग्जिस्ट करता है, तो चारों शक्तियों का वो है। तो ये ट्राई ओरिजिन थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर था, और इसी के सिद्धांत के आधार पर ये डेवलप हुआ कि वर्टिकल मेरिडियन में हम लोगों ने यांग ऑर्गन रखा। हम लोगों ने कहा कि जो यांग ऑर्गन है वो वर्टिकल मेरिडियन में आएंगे, जो इन ऑर्गन है उनको हम लोगों ने कहा होमो फोर्सेस, उनको कहा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में। और जो हमने कहा कि जो इस ये स्पाइरल मेरिडियन में है, हम लोगों ने उसको कहा कि जो और भी चीजें जो टिश्यू लेवल पर, हम लोग सब कहा जो टिश्यू लेवल पर यहाँ आएंगे, क्योंकि टिश्यू लेवल की ताकत अधिक थी, अधिक प्रभावशाली था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जब हम कभी कहते हैं कि ऊपर या नीचे नहीं लगा पाए तो कहते हैं बीच में लगा लीजिए, कलर लगा दीजिए, मैग्नेट लगा दीजिए, कोई ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो यहाँ जो ट्रीटमेंट कर देते हैं हम लोग, वो इसलिए मानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ स्पाइरल मेरिडियन को रख रखा है, स्थापित कर दिया हुआ है। तो जब स्पाइरल मेरिडियन को यहाँ स्थापित करने की वजह से ये मोस्ट पावरफुल हो गई, न्यूट्रो की फोर्स हो गई, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हम लोग वहां पर जो बोलते हैं, वहां लिखा नहीं है, सिद्धांत यही है। इसी के बहुत बड़ा और भी तमाम सारी घटनाओं को आप महासागर,
द्वीप, सबको डिफाइन कर दिया उन्होंने। घटना, वस्तु, सोशल बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबको सारा डिफाइंड हो गया है उस तरह। तो ये थ्योरी जो ट्राइवर्जन थ्योरी थी, ये बता दिया। अब हमको जब हम लोग आगे बताएंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, तो हमको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि हम लोग क्यों वर्टिकल मेरिडियन में, क्यों यहाँ पर यांग रखते हैं, क्यों होमो में हम लोग इन रखते हैं, क्यों हम लोगों ने जो थर्ड वाला टिश्यू लेवल पर है उसको हम लोग उस पर रखते हैं। तो यही चीज है बताना। ये इससे बताने से आगे हम लोग जब पढ़ेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग चाइनीज में ट्रीटाइज 16 पर जोर देंगे और उसके कई सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो जो जब इसके बाद लोग ट्रीटाइज 7 को पढ़ेंगे तो उनको और अधिक आसान लगेगा। तो जब भी आप लोग पढ़िएगा ट्रीटाइज 7 के साथ ट्रीटाइज 16 को भी पढ़िएगा, आपको अधिक आनंद आएगा, कंसेप्ट अधिक क्लियर होगा। इसके बाद फिर हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कोशिश करेंगे जो चैप्टर 5 के बाद है उस पर देखें। चैप्टर 5 में आप लोग चाहते होंगे कि चैप्टर 5, हम लोगों ने चैप्टर 5 को कम देखा है ना, सब लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 5 को, अध्याय 5 आयुर्वेद चरक में, चरक 1 में अध्याय 5। जो लोग सेकेंड सेमेस्टर के बाद उन्हीं से पूछ रहा हूँ। सेकेंड थर्ड में जो होंगे वही बताएंगे, फर्स्ट वाले में तो कोर्स है ही नहीं। सेकेंड के बाद वात दोष, वात पित्त कफ। हाँ, वात पित्त कफ के बाद जो है वात पित्त कफ पूरा मल भी है इसके अंदर। तो ये हमारा कोर्स में है ना, थर्ड के सेमेस्टर में कोर्स में है शायद। और इसके बाद वाला जो है अध्याय 6 वो हमारे पहले कोर्स में ही है, सेमेस्टर 1 में ही है। कोर्स में तो वही है, क्योंकि वही तो बता रहा है कि कैसे हम लोग 0-9 करेंगे, हम लोग 4-5 करेंगे, हम लोग वर्टिकल में और एलबीएम भी तो ले जाते हैं, आरएलबीएम ले जाते हैं, एलबीएम ले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं, मेरिडियन में आरएलएचएम ले जाते हैं, एलएचएम ले जाते हैं, वो सब उसमें डिफाइंड है आगे अध्याय 6 में देखिएगा। तो वो सब वो जो प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग का हिस्सा है जो आपका भारद्वाज में चैप्टर पेज नंबर 38 में दिया हुआ है, वही आपका उधर 269 के आसपास सारे 250 के आसपास सारे पेजेस में दिया हुआ है। तो वो पढ़ना, वो जब पढ़ेंगे तो ये हमको आइडिया, ये बेस हमारा रहेगा। अब हम लोग समझ जाएंगे कि क्यों कैसे हम लोगों ने इसको मॉडर्न साइंस, मॉडर्न जो है साइंस का लेते हुए और ट्राइवर्जन कंसेप्ट से हम लोगों ने इसको वहां पर वर्टिकल मेरिडियन किया। तो ज्ञान को बढ़ाना है। थ्योरी पहली चीज है, थ्योरी विचार पहला है, वो जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। चाइनीज में भी सरल है, हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। चाइनीज में ट्रीटमेंट भी बहुत सरल है, ऐसा नहीं कि कठिन हो। पॉइंट की सब पॉइंट्स बहुत आवश्यक नहीं है, मतलब इतना तो समझ, किताबें हैं तो इतना समझना आवश्यक है कि हमारा डिजीज पैटर्न समझ जाए तो हम लोग तुरंत चले जाएंगे कि किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी पर हम लोग कर लेंगे, वो तो हमारा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो अगर हम याद न भी कर पाए उनके सारे पॉइंट तो हमको ट्रीटमेंट का पैटर्न दिया हुआ है और वो पूरा डिफाइंड प्रोटोकॉल। हमको जानना क्या है कि कैसे हम उसको रिलेट करें। आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में ठीक है बहुत बढ़िया डिफाइंड है, हम लोग और बढ़िया उसको डिफाइंड है किया है कि भाई उसमें हम लोगों को ये मालूम है कि द्रव्य है और गुण है और कर्म है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग कम उसको समझ पाते हैं कि द्रव्य और गुण और कर्म तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। जल क्या है, द्रव्य है कि गुण है? द्रव्य। जल द्रव्य है। शीतलता क्या है? गुण है। और जल का कर्म बांधना है, ये कर्म है। तो तीनों चीजों की उपयोगिता अलग अलग है। उसी तरह हम लोगों ने चाइनीज में पढ़ा था फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का सिद्धांत। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का सिद्धांत। तो उसमें हम लोग क्या करते थे,
अगर फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को ट्रीटमेंट करना है, वहां प्रॉब्लम है, तो हम लोग 9th लास्ट वाले पॉइंट पर कर दे ट्रीटमेंट। याद करिए, करते थे ना? उसी सिद्धांत से बना 09 का सिद्धांत, 0 टोन 9 सेडेट, उसी से बना फर्स्ट एंड लास्ट का। हमने क्या किया, जीरो, वहां जीरो माने स्पाइन, जीरो माने क्या है याद करिए, अगर टेल बोन 0 है, मान लीजिए मैच शुरू हुआ और हम लोगों ने वो टेल बोन से एक गवर्निंग वेसल मेरिडियन आई और यहां पे चली जाती है, ठीक। टेल बोन में कोई दर्द है तो फर्स्ट लास्ट सिद्धांत के अनुसार हम लोग GV1 को अगर ट्रीट करना है तो हम GV26 को ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 28 अंदर है तो 26 पे कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये ट्रीटमेंट वहां कर सकते थे। यही सिद्धांत यहाँ पर है 09, 0 टोन 9 सेडेट। तो दोनों काम एक साथ हुआ। इसको हम टोन करेंगे तो ये ऊर्जा क्या होगी, यहाँ की ऊर्जा बढ़ेगी तो ये सेडेट अपने आप होगा 9 वाला। दर्द आपका दर्द है, दर्द में एनर्जी बढ़ी घटी है, बढ़ी है। तो दर्द में अगर टेल बोन में दर्द बढ़ा हुआ है तो हमको 2 काम कर सकते हैं, या तो हम टेल बोन को सिडेट कर दें उस पॉइंट को, और या हम उसकी एनर्जी जो दूसरी वाली उसको टोन कर दें। तो एनर्जी यहां से चली जाएगी, बोलिए सिद्धांत, मैं ऐसा डिस्कशन कर रहा हूं। तो एनर्जी अगर आपको टोन कर देंगे 26 वाले पॉइंट को तो एनर्जी कहां जाएगी, इस मेरिडियन की एनर्जी जीवन में टेल बोन से। अगर टेल बोन में डिफिशियंसी है, देखिए दर्द डिफिशियंसी से हो सकता है, वो अलग पॉइंट है। अभी हम दर्द में मान रहे हैं कि दर्द है और हम लोग एक्सेस मान रहे हैं, तो एक्सेस एनर्जी यहाँ है तो आपको लास्ट पॉइंट को एक्सेस टोन करना पड़ेगा। अगर यहाँ एनर्जी कम है तो उसको आपको सिडेट करना पड़ेगा। क्लियर दर्शन जी? जी सर। नीतू जैन मैडम, मनोज जी सर, है ना, गर्मा मैडम, ये दिस इज द कंसेप्ट। वही कंसेप्ट यहाँ है। हम लोगों ने 0 में क्या किया, 0 में हमारा अंधकार है, 0 को हमने बढ़ाया और हम अगर 9 सिडेट न भी करते तो भी तो 9 अपने आप सिडेट हो रहा था। नंबर 1, 0 में अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो 9 से शक्ति चली गई 0 में, लेकिन हमने दोनों काम किया, 9 को सिडेट भी कर दिया तो यानी और एनर्जी बढ़ गई 0 की तरफ। दूसरा, बैलेंसिंग का सिद्धांत याद रखिएगा। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में थोड़ा सरलता यह है कि बैलेंसिंग सिद्धांत है। यहाँ ये बैलेंस है, 0 कहाँ है, 0 इधर है और 9 इधर है, उसके बीच में एक अंक आता है 0, 1, 2, 3, 4, 4 आता है, 4 आता है कि नहीं, बोलिए 4 आता है ना। अच्छा, प्रोटोकॉल 4, 5 सिडेट 3, 6 टोन। देखिए 4, 5 क्या कर रहा है, 4 के अंदर 4 को सिडेट कर रहा है और अपनी सीमा के बाद दूसरी तरफ, दूसरी पार में जो पाकिस्तान की ओर बैठा हुआ उसको सिडेट कर रहा है, माने दूसरे देश में बैठा हुआ उसको सिडेट कर रहा है, तो 2 को सिडेट कर रहा है। और 3 किधर है, 3, 4 की तरफ है, उसको टोन कर रहा है, तो 3 को टोन, 4 को सिडेट। याद करिए, बैलेंसिंग हुई कि नहीं हुई? सब लोग ध्यान दें प्लीज, इसी पे ध्यान देना है। 0 से 4 तक की एनर्जी है, 3 को हमने टोन कर दिया, 4 को सिलेक्ट कर दिया तो बैलेंस कर दिया। यहाँ पे उधर क्या बैलेंस किया, उधर हमने क्या कहा, 6 को टोन और 5 को सिलेक्ट, वहां बैलेंस कर दिया। 6, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 है, तो उधर आपने 5 को सिडेट कर दिया, 6 को टोन कर दिया तो उधर बैलेंस कर दिया और ओवरऑल बैलेंस कर दिया। एक को टोन, एक तरफ को टोन सिडेट, एक तरफ को टोन सिडेट, तो बैलेंस हो गई एनर्जी। इसलिए 4, 5 सिडेट 3, 6 टोन प्रभावशाली हो गया, 0 टोन 9 सिडेट प्रभावशाली हो गया। अब आप मान लीजिए, चलिए 4 को बीच में रख लीजिए, इधर 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ भी है, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए
अगर 1 को आपको टोन करना है तो 8 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एलबीएम में हम लोग क्या लेते थे? 5 4 3 6 2 7 1 8 लेते थे। एलबीएम मेरिडियन में 1 8 2 7 3 6 4 5 8 लेते हैं। 0 9 नहीं। लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन 0 9 यस सर। 2 7 3 6 4 5 ये लेते हैं ना। यस यहाँ भी देखिए 1 को 8 Yes, से sir. जोड़िए, एक front का 2 back. को 7 से जोड़िए, 3 को 6 से जोड़िए, 4 को 5 से जोड़िए। प्रोटोकॉल ऐसे बनते हैं। अगर आप 1 बढ़ाना है तो उधर 8 को 1 टोन 8 से 8, 2 टोन 7 से 8, 3 टोन 6 से 8, 4 टोन 5 से 8। प्रोटोकॉल ऐसे बनते हैं, ऐसे बनेंगे। जब कभी बढ़ाएंगे देखिए 2 4 5 3 6 में करना हो तो उधर 3 6 8 टोन कर देते हैं, तो 1 4 5 से 8 कर देते हैं। याद करिए 1 4 5 से 8, 4 5 से 8 3 6 टोन, ये प्रोटोकॉल है। अगर बढ़ाना तो 1 4 5 3 से 8 और 3 6 8 टोन। ठीक है, 2 4 5 से 8 तो 3 6 7 टोन। 7। नॉर्मल प्रोटोकॉल ऐसे बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे एग्जैक्ट होंगे, लेकिन अधिकांशतः प्रोटोकॉल इसी पे होंगे। तो हम लोग इसी को सीखने की कोशिश करेंगे। सुशील जी हमारे बीच में आ गए हैं, बहुत स्वागत है उनका। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हेमंत सिंह जी भी ज्वाइन किए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। जो लोग नए आए हुए हैं मैं उन्हें भी देख रहा हूँ। हेमंत जी भी, गर्मा मैडम भी बहुत दिन बाद बैठ की है, तो चलिए सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है बस इसी पर करेंगे। खेमका सर के सपने यही है कि हम लोगों को अपने को अधिक स्ट्रांग करना है ज्ञान के आधार पर। पहला हमारा थ्योरी है, तब प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस पहले नहीं है, पहले थ्योरी जान लीजिए, फिर आपको पॉइंट तो आप चित्र में देख करके लगा ही लेंगे। पहले 10 मिनट लगाएंगे, फिर 2 मिनट में, फिर 4 मिनट, ऐसा ये तो हो सकता है। पहले आप देर लगे, फिर धीमा होगा। लेकिन अगर ज्ञान आपको है तो आप तुरंत कह देंगे कि 4 5 से 8 करना। ये जो एलिमेंट है हमको देखना है। फिर हम लोग आगे कोशिश करेंगे आयुर्वेदिक में, अगर हमको समय मिलेगा। मंडे को क्लासेस ये होंगी, प्रत्येक मंडे को ये क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस होंगी। कोशिश करेंगे हम लोग कि हम लोग HB1 हैंडबुक 1 HB2 के कुछ प्रोटोकॉल्स जो है वो कुछ डिवीजन है उन पर स्टडी कर लें और तब लोग देखें। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे। अध्याय 6 5 6 जो भी जहाँ पर होगा उसमें जो कोर्स है उसके इधर जो देखा नहीं है हम लोगों ने। एक हम लोग काल को अवहेलना करते हैं और काल को हम बहुत कम जानते हैं। तो काल ट्रीटाइस चरक 3 में है, काल का वर्णन चरक 3 में है। उसके हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे, कहीं एक आध चैप्टर ले लेंगे, इसके आधार पर हम लोग करेंगे। फिर प्रोटोकॉल के बेसिस पर कैसे आयुर्वेद में प्रोटोकॉल बनते हैं, कैसे बनाए जाना चाहिए, कैसे बनाए जाते हैं, तो हम उनको अध्ययन करेंगे। और सब में हमारी ऊर्जा रहेगी खेमका सर की ऊर्जा, पराभौतिक भौतिक दोनों रूप में, जिस रूप में भी हो, पराभौतिक रूप में होगी तो हम लोग बस आशीर्वाद देंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके सिद्धांतों को आत्मसात करें। सिद्धांत क्या है हमको जानते हैं, ईच वन रीच वन, केवल ये सिद्धांत है। नंबर 1 एक 3 लाइनों में केवल मूल है। जैसे हम लोग इन यांग का सिद्धांत बोलते हैं, हॉट कोल्ड का सिद्धांत बोलते हैं, डिफिशिएंसी एक्सेस का सिद्धांत बोलते हैं, और बोलते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर। वो सारे सिद्धांत इन यांग के सिद्धांत से निकले हुए हैं। ऐसे ही 3 सूत्र में जो लाइनें हैं, ईच वन रीच वन में सारी समाहित हैं। कैसे है कि अगर हम ईच वन को रीच वन करेंगे, सबके पास जाएंगे तो उसकी पीड़ा का अनुभव करेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे, उसको टीच भी करेंगे, और तभी हम फैल पाएंगे। हम लोगों को कम से कम इस पॉपुलेशन में 140 करोड़ 145 करोड़ की पॉपुलेशन 3 साल में होने जा रही है। उस पॉपुलेशन में हम लोगों को कम से कम 20 लाख थेरेपिस्ट चाहिए, 20 लाख थेरेपिस्ट चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति 100 थेरेपिस्ट बनाएगा, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हम में से प्रत्येक थेरेपिस्ट जो आज एग्जिस्ट कर रहा है वो 100 थेरेपिस्ट बनाएगा, तभी हम लोग कर पाएंगे। एक इंस्टीट्यूट नहीं, ऐसे
हजारों इंस्टीट्यूट होने चाहिए, तभी हम जो है कर पाएंगे। अकेले एक इंस्टीट्यूट, एक कंपनी, एक प्रमोटर, एक जो हम लोग कहते कोऑर्डिनेटर 100, 400, 500 कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम एक मनोज कुमार, जब तक 100 मनोज कुमार नहीं क्रिएट करेंगे थेरेपिस्ट के रूप में, तब तक इस थेरेपी का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि तब तक थेरेपी की पहचान नहीं होगी। छिपे रहते हैं, यहाँ बोलते हैं कि वहां ट्रीटमेंट करना, हमको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अगर एक थेरेपिस्ट कोई बीमार पड़ जाए तो कोई थेरेपिस्ट नहीं मिलता। तो हम लोग ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन के सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर अगले मंडे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर।